नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने सिफोलॉजिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक मनोज सिंह जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको देखते ही लोगों को लगता है कि सर्वे आज जानने को मिलेगा। तो आज आपको बताएंगे बंगाल और असम, खास तौर पर इन दो राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, छोटा सा अपडेट आपको दे देते हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वहां एक कॉन्टेस्ट तो क्लियर हो गया, ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी, जो कि भवानीपुर में देखने को मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी 2 सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके अलावा नंदीग्राम से लड़ेंगे। ममता बनर्जी वहां से नहीं लड़ी, जहां पिछली बार उनको हराया था शुभेंदु अधिकारी ने। तो एक बात ये, दूसरा असम में जो डेवलपमेंट है वो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी निराशाजनक है कि वहां के एक सिटिंग एमपी ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रद्योत बारदोलाई, वो नौगांव के सांसद हैं और उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि मेरी पार्टी में बहुत अनदेखी हो रही थी और मुझे इंसल्ट किया जा रहा था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी है। और वहां हेमंता बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अभी और बहुत से कांग्रेस के नेता इस्तीफा देने वाले हैं और वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो पहले लेकिन बंगाल का एक अपडेट ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है? अब तो कुछ लिस्टें भी, कुछ नाम भी सामने आ गए हैं, किसका टिकट वितरण बेहतर है? ये दोनों का कहा जा सकता है वितरण अधिक है। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ बीजेपी चाहे तृणमूल कांग्रेस ने अपना टिकट बांटा है। दोनों ने किया है और बड़ी समझदारी के साथ किया है। जहाँ तक आपने ममता बनर्जी की बात किया कि उन्होंने एक ही जगह पर चुनाव लड़ेंगे, मेरा मानना था कि इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। और कई कार्यक्रमों में मैंने बोला था कि ममता बनर्जी इस बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन यदि वो भवानीपुर के बाद कहीं से और से लड़ती तो इस बार वो सीट भी लूज कर जाती। लोगों का विश्वास टूट जाता ममता बनर्जी के प्रति, और इसलिए टूट जाता कि उनको लगता कि शायद ममता बनर्जी के अंदर वो अब है नहीं विश्वास हमारे लिए कि हम यहाँ से जीत पाएंगे। और उसके कारण भी थे जो हम लोग भवानीपुर को देखकर ये समझ रहे थे कि आप देखेंगे कि वो 58,000 वोटों से जीती थी, लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव वहाँ पे हुआ तो घट कर सीधे 8,000 के अंदर आ गया। वहाँ पे जो जीती, जो 50,000 का जो मार्जिन कम हुआ, तो ये डर हम लोगों को था कि हो सकता है कि ममता बनर्जी सेकंड सीटों का भी चुनाव करें। लेकिन एक सीट से चुनाव जीत रही हैं और जीतने के माने वो चुनाव लड़ रही हैं, और वहाँ पे लड़ इसलिए भी रही हैं कि उनको पता है कि यदि यहाँ से मैं चुनाव हार भी जाऊंगी तो ऐसा नहीं है मेरी पार्टी जीत कर आएगी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई और सीट पर रिजाइन करा के वो करेंगे। तो लोगों में वो भावना न जाए कि एक से ज्यादा 2 सीट पर लड़ती तो लगता कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा। तो इसलिए उसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक सीट का चुनाव किया और ये निर्णय उनका अच्छा है। लोग कह रहे हैं कि वहां पर एसआईआर में काफी वोट कटे हैं, तकरीबन 44,000 वोट कटे हैं। तो वो अभी ममता जी के लिए वो सीट भी सेफ नहीं है। मैं तो कहा ना कि ये सीट सेफ नहीं है, लेकिन वो जाती तो जाती कहाँ जाती, किसी मुस्लिम सीट पे वो खड़ा होकर जीत नहीं सकती थी। इसलिए उनको हिंदू सीट ही चुनना था जहाँ पे उनका जो अपना था कि भाई हम बंगाली हैं और यहाँ लोकल हैं और यहाँ जीत कराएंगे। चूँकि मुसलमानों के अंदर एक चीज़ वहाँ पे है कि हम सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट जिता कर ले आए, तो वो यदि वहां पे जाती तो मुस्लिम वोटों का बिखराव होता। चूंकि पीछे में ममता जी के सामने भी दूसरे सीटों से लड़ती और वहां पे दूसरा कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता तो मुस्लिम वोटों का बिखराव होता, और बीजेपी वहां का कोई अच्छा कैंडिडेट दिया होता तो सीटें फंस सकती थी। इसलिए उन्होंने उसी चीज को चुन कर रखा, और बाद में जब होगा तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस चुनाव में भी कोई तीसरा दल जो है अगर वहां मुस्लिम कैंडिडेट देता है टीएमसी के सामने तो मुस्लिम वोट टूटेगा, ये टूट जाता। अच्छा, और ऐसा पहले क्यों नहीं होता था, इस बार क्यों होगा? इस बार जितने, देखिए जो 84 लाख लोगों का वोटर की बात कर रहा है, मैं बार बार जिन लोगों से बात किया और आपके भी कार्यक्रम में उस चीज़ों को ध्यान में लाया, ये वो लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो आज भी एसआईआर में डाउट में फंसे हुए हैं। ये लोग क्यों नहीं प्रेजेंट हो रहे हैं? यदि मैं अपना पेपर दे सकता हूं कि भैया ये मेरा पेपर है और मैं वोटर हूं यहाँ का, तो मैं खुद भी लेकर जा सकता हूं। जैसे मेरे घर में मेरी पत्नी का हुआ कि भाई इनका आप सर्टिफिकेट लेकर आइए बोर्ड का, मैं लेकर गया। इसमें क्या कठिनाई है? कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा तो आपको लेकर कर, लेकिन डर किस बात का है कि भाई जो बाहर में है उसको डर किस बात का कि हम लेकर जाएंगे तो कहीं मेरा परिचय न खुल जाए कि मैं बांग्लादेशी हूं। और बीजेपी जो एकदम एग्रेसिव है बांग्लादेशी को लेकर, इस डर को और डर में परिवर्तित कर दे रहा है कि अरे बाप रे ये तो इतना एग्रेसिव है, कहीं हमें बाहर न भेज दे। नहीं, अभी जो आप बात कर रहे थे मैं पूछ रहा हूं कि मुसलमान वोटर इस बार मुसलमान को जिताना चाहेगा। एकदम 100%, हमेशा जिताना चाहता है। इस बार की बात नहीं, हमेशा जिताना पड़ा।
अदी इमरान ने जो स्टेटमेंट दिया है आज, जो उनका स्टेटमेंट मसूद कांग्रेस वाले कांग्रेस वाले, तो गलत नहीं दिया है। कुछ चीजें हैं, उन्होंने असम के सांसद, कांग्रेस सांसद के पार्टी छोड़ने पर कहा कि ये तो मुस्लिम 65% मुस्लिम आबादी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं, तो इनका छोड़ना तो बहुत खराब है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए बस, क्योंकि मुसलमान वोट से जीत के आए तो बस अब वो साबित करना चाह रहे हैं कि हम मुसलमान वोट से जीत कर आए हैं, यानी हिंदू वोट नहीं दिया। अपने बताया कि अपने किस वोट से जीत कर आए हैं, सिर्फ मुसलमान वोट से जीत कर आए हैं। लेकिन मुसलमानों का चॉइस जो बनता जा रहा है कि नहीं हमें मुसलमान कैंडिडेट जीतेगा, ये ममता के लिए आगे के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। अभी तो आपने सर्वे भी किया, सर्वे में आपने बीजेपी को 100 के आसपास दिखाया, हाँ, 115 तक लेकर गए। ममता बनर्जी को आपने कहा कि अभी भी वो आगे दिखाई दे रही हैं। जो पिछले चुनाव का डेटा है वो ये बताता है कि बीजेपी अभी भी मुस्लिम, बीजेपी ऑलरेडी हिंदू वोट में 50% के बेंचमार्क कोई नंबर को क्रॉस कर चुकी है, और ममता बनर्जी एक पीक पर है मुस्लिम वोट के, उससे आगे भी जाना मुमकिन नहीं है। 85% मुस्लिम वोट उनको ऑलरेडी मिल चुका पिछले इलेक्शन के अंदर। तो ममता बनर्जी हिंदू वोट गेन करें, ये उनका प्रयास है। बीजेपी हिंदू वोट का शेयर बढ़ाए, उसका प्रयास है, क्योंकि मुस्लिम वोट से उसको कोई उम्मीद नहीं है। तो इस रेस में इस वक्त कौन आपको बेहतर दिखाई? मुझे लग रहा है कि ममता जी के लिए 2-3 परेशानियां अभी इस इलेक्शन में आएगी। जो वोट होता है, जिस तरीके से वोट होता है बंगाल में, पिछली बार क्या हुआ था, बीजेपी उस कमियों को किस तरीके से दूर करी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सीरियसली कर रहे होंगे। 12 बजे के बाद, पिछले इलेक्शन में 12 बजे के बाद आधे से अधिक बूथ पे बीजेपी के कार्यकर्ता, जो उनके पोलिंग एजेंट होते, वो थे ही नहीं। और इसके बाद हुआ क्या कि 1 घंटा टीएमसी ने अपने को पोल कराया, पीठासीन अधिकारी और इन लोगों के साथ मिलकर वो वोट हुआ। वो एक विधानसभा में हम लोगों का आकलन था कि 20 से लेकर 25,000 वोट हुआ। तो जब इस तरीके से एक तरफा पड़ा, एक तरफा को वोट डलवा दिया गया, यदि उस आंकड़े को मैं कहता हूं कि मैं गलत हूं, तो 12,000 पे ले आ रहे, 50% में बता रहे को मैं झूठ बोल रहा हूं या मुझे नहीं समझ है उसकी कर दें, तो इनके तो 30 सीट ऐसी, 30 के लगभग ऐसी सीट है जो 10,000 के करीब जीते हुए हैं टीएमसी। तो ये तो खतरा है ना कि हमारा क्या है। और ऊपर से जब यदि दोनों को मिला लिया जाए, SIR और ये, अभी तो फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आया है, यदि आया और करीब 50 लाख से ऊपर लोगों का वोट कट जाए, तो ये परेशानी बीजेपी के लिए कम है। मतलब गलत मतदान रुक जाए, हाँ, और SIR से फर्जी वोट कट जाए, वोट कट जाए, तो टीएमसी को बहुत डेंट होगा। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी इन्होंने सरकारी कर्मचारियों का जब वहां था, मैं कहता हूं कि टीएमसी करण हुआ है, अभी बहुत सारे IAS और IPSओं का वहां तबादला किया गया है, जिसमें कलेक्टर और इस बार SP को हटाया गया है। लोगों के अंदर सिर्फ विश्वास पैदा करना है कि मैं सुरक्षित होकर वहां जाऊंगा, वोट दूंगा और सुरक्षित घर वापस आ जाऊंगा। यदि बीजेपी ने ये उनके अंदर विश्वास पैदा कर दिया, तो बीजेपी के लिए 170 तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरा मानना है कि 170, 294, ये डर जो है बीजेपी, जो उस हिंदू वोटरों में कहिए या यहाँ वहाँ का लोकल वोटरों में नहीं बना पा रही है विश्वास, वो बीजेपी को नुकसान पहुंच रहा है। ये विश्वास जैसे होगा तो बीजेपी कम से कम 40-45 सीटों का गेन करेगी। आपकी बातों से तो ये लगता है कि बीजेपी ऑलरेडी टीएमसी से ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा लोगों में पॉपुलर है, 100%, लेकिन वोट उतना नहीं मिलता है। और टीएमसी ने इस तरह का सिस्टम बना लिया, आप जाएंगे बंगाल के एक छोटे से गांव में जाएंगे तो आप टीएमसी का कार्यालय देखेंगे, उसमें एक टेबल मिलेगा, 4 चेयर मिलेगा, एक स्मोकिंग के लिए सामान मिलेगा और चाय और इसके लिए, और एक कैरम बोर्ड मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है कार्यकर्ता। तो आप केडर को उस तरीके से मजबूत बनाइए जो निकट भविष्य में आपके लिए लड़। 2 बातें हो गई, फिर इसके लिए बीजेपी को जमीन पे अपना आदमी तैयार करना होगा, वो कितना किया आपने ये पता चलेगा। हाँ। और दूसरा आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को या प्रशासन को एक फेयर इलेक्शन देना पड़ेगा। इस सबसे अभी तक जितनी बातें सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, चाहे SIR की कार्रवाई, प्रशासनिक तबादले, ये सब आपको लग रहा है कि एक फेयर इलेक्शन के लिए किया जा रहा है? एकदम 100%। और ये चुनाव आयोग के लिए चुनौती भी रहेगा और उसकी जिम्मेवारी भी है, जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। और इसको निभाना पड़ेगा कि भाई आप एक भारत में आप एक निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाएंगे तो फिर तो आपकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम वोट देने जाएं और आप हमें सुरक्षा नहीं दे पाए या सरकार सेंटर सुरक्षा नहीं दे पाए तो मेरे वोट देने का मतलब क्या है? वोट डालने में तो आदमी, चलिए मैं मान लेता हूं कि डरता है क्योंकि पहले वायलेंस हुई है। पोल करने जब आप जाते हैं तो उसमें क्यों नहीं बताता? आपके सर्वे में भी तो टीएमसी जीत रही है। नहीं, सर्वे में टीएमसी जीत रही है, क्यों जीत रही है? आम जनता को लगता है कि क्या पता ये टीएमसी के तो लोग नहीं हैं जो सर्वे करने आए, वो पूछते हैं कि आप किस पार्टी से आए हैं। अच्छा, तो
तो हम लोग बताते हैं कि नहीं भाई, हमारी स्वतंत्र एजेंसी है जो इस तरह के सर्वे करती है, और हम इस ऐसे मीडिया हाउसेज पे भी हमारे सर्वे आते हैं, उनको विजुअल भी हम लोग दिखाते हैं। उनको लगता है कहीं ये जानने ना आए हो कि हम कहीं किसी और को वोट तो नहीं करने वाले। सौरव जी, जब हम लोग कलकत्ता उतरे और कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का लोकल कार्यकर्ता को पता है कि ये कौन लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, जो थोड़े बहुत आप लोगों के चैनलों पे लोग देखते हैं वही मुझे पहचान पाते होंगे। इसके बाद भी वहां पे इस तरह की क्या कहिएगा, उनके जो कार्यकर्ता हैं, और माने प्रेस क्लब में बैठकर, एक जगह 2 जगह के प्रेस क्लब में बैठकर उन लोगों ने, पत्रकारों ने बताया कि आपकी सूचना है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं। पहले पता होता है कि पहले से पता है, सर्वे करने आ रहे हैं। तो अब आप ये बोलिए कि हमारे ऐसा आदमी भी तो डरेगा। हम लोग मूवमेंट करने में डरते थे। ये हालत है। ये हालत है। ये बंगाल का अपडेट था। आप अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव अगर निष्पक्ष होगा तो बीजेपी को जीतना चाहिए। 100% बीजेपी। ठीक है, अब असम की बात कर लेते हैं। असम का इलेक्शन में पहले भी बीजेपी को बढ़त मानी जा रही थी, आपके सर्वे में भी ऐसी बात दिखाई दी। अब जिस तरीके से वहां से लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, और हेमंत शर्मा क्लेम कर रहे हैं कि अभी और बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर क्या फिलहाल चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही उस ताकत से? लीडर विहीन जो पार्टी है वो कैसे अपने को स्थापित कर पाएगी, ये मुझे नहीं समझ पा रहा। केंद्र से लेकर स्टेट तक ये लीडर विहीन जो पार्टी है अपने आप को तलाश रही है कि मेरे वोट कहाँ से आएंगे। अब फिर उसी कहूँगा, इमरान जी का जो स्टेटमेंट है, प्रियंका जी का जो सीरियसनेस दिख रहा है, और राहुल गांधी जी का इस पर स्टेटमेंट नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है? सब कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। जब सब कुछ ठीक नहीं होगा और पार्टी ही हमारी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, तो हम वहां के कार्यकर्ता क्या कर लेंगे? लेकिन ये बड़ा स्ट्रेंज है, आसाम में कांग्रेस का यूं पिछड़ना या कॉन्फिडेंस ना होना। भाई आदमी पार्टी तभी छोड़ता है ना जब उसको लगे कि ये चुनाव में नहीं निकालने वाला, नहीं इस पार्टी का चुनाव नहीं निकलेगा। अब ये देखें आप, असम में 40% के करीब मुस्लिम वोट है, और वहां और कौन है? बदरुद्दीन अजमल हैं। बदरुद्दीन अजमल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अभी कोई नहीं कहा नहीं जा सकता। लेकिन वहां के मुस्लिम वोटर को भी ये दिख रहा है कि बीजेपी को टक्कर तो असली बड़ी पार्टी बीजेपी कांग्रेस पार्टी ही वहां पर दे रही है। तो वो मेजर क्लेमेंट है उस वोट की, जहां 40% बीजेपी का के खिलाफ वोट हो, उस स्टेट में भी 10 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं आ पा रही। यहां से मैं तो आपको, जब सर्वे हम लोग दिखा रहे थे तो मैं केरला का कहा तो सारे पत्रकार उस पे थे कि भाई आप केरला का कि कांग्रेस नहीं आएगी, आश्चर्यजनक बात है। हाँ। 10 साल का इंडियन इनकम्बेंसी दिख रहा है उस सरकार के प्रति, लेफ्ट का। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि वहां कांग्रेस हार रही है, तो उसके पीछे का कारण यही था। और मैं बता रहा था कि अंदर में कांग्रेस को कोई भी वोटर या जनता नहीं हरा रही है, कांग्रेस के अंदर बैठे लोग ही उसको हरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं अपने पार्टी के एक नेता को हरा रहा हूं। मैं बोलता हूं कि आप पार्टी के किसी नेता को नहीं, अपने पार्टी को हरा रहे हैं। जब यूजीसी की बात आई थी और जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजपूत की बात आई थी, तो मैंने यही आपसे बोला था कि ये लोग सोचते हैं कि मैं इनको हरा रहा हूं, इनको हरा नहीं रहे हैं, आप पार्टी को हरा रहे हैं। तो आप पार्टी को जिताने के लिए कहीं तो दिख ही नहीं रहा, न केरला में उत्साह दिख रहा, न असम में उत्साह दिख रहा, और बंगाल को तो ये लोग पूछ ही नहीं रहे। जबकि फ्रंट रनर होनी चाहिए दोनों राज्यों में, दोनों राज्यों में होना चाहिए। कम से कम असम को, केरला को तो जीतने के लिए इनके सीरियस होना चाहिए था। जब आप केरला छोड़ दे रहे तो असम में कैसे चले आएंगे, जहां पे हिंदू तो अपने पीक बने सबसे अभी तक का स्वर्णिम उछाल वहां पे कह सकते हैं कि हेमंत लेकर आया है। केरल में तो वो भी नहीं है। केरल में तो वो भी नहीं है। तो आप जब इस तरह से केरला में नहीं सीरियस हो सकते, तो असम से कहां सीरियस हो गए? तो लीडर विहीन, मुद्दे विहीन और डिसीजन विहीन जब पार्टी होने लगती है, ये आप अच्छा ये भी कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस करे तो क्या करे, जब तेल और गैस के ऊपर बोलती है तो हमारे देश में गैस आ जाते, टैंकर आ जाते हैं। तो समझ नहीं पा रही है, उनको सिर्फ ट्वीट करना और ट्वीट डिलीट करना, यहीं तक अपने आप को सीमित कर लिए हैं। उनको दिल्ली के राजनीति से हटकर अपने कार्यकर्ताओं को राज्य के सारे सिस्टम में घुसाना चाहिए, और उनको जिम्मेवारी देना चाहिए कि यहाँ पे पार्टी के संगठन वो किस तरीके से मजबूत करें। उनका NSUI समाप्त हो चुका है, उनका कांग्रेस किसान मोर्चा समाप्त हो चुका है। ये रीढ़ होते थे भारतीय जनता पार्टी का, जो ABVP था, RSS का विंग कर दीजिए, चाहे उनका भारतीय किसान यूनियन जो था, ये थे कि इनको मजबूती प्रदान करते थे।
एक एक करके कांग्रेस के सारे विंग डैमेज होते जा रहे। तो ऐसे स्थिति में हम कांग्रेस की चर्चा कर कर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा उनको उत्साह नहीं दे सकते हैं, उनको हम ज्ञान भी नहीं दे सकते हैं। पर ये इन दो राज्यों में तो चूंकि कांग्रेस ही मुख्य चैलेंजर है, इसलिए उनकी बात तो करनी पड़ती। दो राज्यों के मुख्य तौर पर हम लोगों ने लेकिन चर्चा की थी कि असम में क्या होगा और बंगाल में क्या होगा। बंगाल का उन्होंने बड़ा साफ बता दिया कि बंगाल में अगर चुनाव जो है वो साफ सुथरा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना चाहिए। और असम में कांग्रेस पार्टी फिलहाल हेमंत बिश्व शर्मा और बीजेपी के सामने खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी खुद है, उसके अंदर की हालात हैं। मनोज जी बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।